જય શ્રી ગણેશ વાલા ભાઈઓ બહેનો. ટાટ સેકન્ડ યરની હિન્દીની મુખ્ય પરીક્ષા માટે અગાઉ આપણે વિષય વસ્તુની ચર્ચા કરી ચૂક્યા છીએ. આજે આપણે હિન્દી પદ્ધતિશાસ્ત્રની અંદર જે 1 માર્કના પ્રશ્નો પૂછાય છે, કુલ ચોથા વિભાગમાં 15 પ્રશ્નો પૂછાય છે, એમાં ક્યારેક પદ્ધતિશાસ્ત્રના પ્રશ્નો પણ પૂછી નાખે છે 1 માર્કની અંદર. તો એ પદ્ધતિશાસ્ત્રના જે મહત્વપૂર્ણ 1 ગુણ કે પ્રશ્ન, તો શીर्षक अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्न, परीक्षा के लिए उपयोगी, आसान भाषा में आपको सफलता देने वाले 1 गुण के प्रश्न, આવું આખું એક શીર્ષક અંતર્ગત આપણે આ વિડીયો છે બનાવી રહ્યા છીએ. વિડીયો શરૂ કરતા પહેલાં દરેક ભાઈ બહેનોને હું ગોળકીયા પ્રવીણભાઈ હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. પદ્ધતિશાસ્ત્રના હાયર સેકન્ડરીમાં પણ ઘણા 1 માર્કમાં પણ પ્રશ્નો પૂછાઈ ગયા, તો એ બધી બાબતને ખ્યાલ રાખી આપણે આજે આ મહત્વપૂર્ણ 1 ગુણનો વિડીયો છે બનાવી રહ્યા છીએ. તો એ જોઈએ. સાથે સાથે પદ્ધતિશાસ્ત્રની એક પીડીએફ પણ છે, એ આપણી પાસે રહેલી છે. જે વિદ્યાર્થીને જોઈતી હોય તો તેને મળી શકે. આ 1 ગુણના, 2 ગુણના અને 5 ગુણના પ્રશ્નો છે. આ ઉપરાંત અન્ય પણ પદ્ધતિના ઘણા બધા પ્રશ્નો છે જે તમને મળી શકશે. જો કોઈ વિદ્યાર્થીને જોતી હોય તો તે આ પ્રમાણે લઈ શકશે. ટાટ સેકન્ડરી માટે વિષય વસ્તુ એટલે કે 9 અને 10નો વિષય વસ્તુ અને હિન્દી પદ્ધતિશાસ્ત્ર ત્રણેયથી અને 299 રૂપિયામાં છે તમને પીડીએફ મળી રહેશે. તેમાં ઘણી બધી પીડીએફ છે આવશે જે તમારી પરીક્ષામાં ખરેખર મહત્વપૂર્ણ છે. અહીં જે વોટ્સએપ નંબર આપેલો છે તેમાં તમે વોટ્સએપ કરવાનો અને તેના આધારે તમને QR કોડ આપવામાં આવશે. તમે પે કરશો એટલે તમને પીડીએફ છે મળી જશે. હવે આપણે મુખ્ય મુદ્દા ઉપર એટલે કે 1 ગુણના જે પદ્ધતિશાસ્ત્રના પ્રશ્નો છે તે કેવા હોઈ શકે તે જોઈએ. अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, गेट्स के अनुसार अधिगम यानी कि सीखना की परिभाषा क्या है? उत्तर, गेट्स के अनुसार प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों को अधिगम कहते हैं. दूसरा प्रश्न, बालक विद्यालय जाने से पहले अपने परिवार और पड़ोस से जो भाषा सहज रूप से सीखता है उसे क्या कहते हैं? तो उसका उत्तर है उसे मातृभाषा कहते हैं. तीसरा प्रश्न है, भाषा शिक्षण के अंतर्गत विकसित किए जाने वाले 4 भाषाई कौशल कौन से है? उत्तर, श्रवण यानी कि सुनना, कथन बोलना, पठन पढ़ना और लेखन यानी कि लिखना. चौथा प्रश्न है, हिंदीतर भाषी राज्यों जैसे गुजरात में हिंदी को पाठ्यक्रम में किस भाषा के रूप में स्वीकार किया जाता है? उत्तर, अन्य भाषा, द्वितीय भाषा या संपर्क भाषा के रूप में. 5वां प्रश्न है, बिना उद्देश्य जाने व्यवसाय करना हवा में मुट्ठियाँ उछालने के समान है. यह कथन किस संदर्भ में कहा गया है? उत्तर, यह कथन भाषा शिक्षण के उद्देश्य को जानने के महत्व के संदर्भ में कहा गया है. 6वां प्रश्न, द्वितीय भाषा के शिक्षण में भाषाई कौशल के क्रम में किस कौशल पर विशेष बल दिया जाता है? द्वितीय भाषा में पठन कौशल यानी कि पढ़ने के अभ्यास और अर्थबोध पर विशेष बल दिया जाता है. 7वां प्रश्न है, पाठ्यपुस्तक के बाह्य और आंतरिक अंगों के समन्वय को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? इसे पाठ्य सामग्री का या प्रस्तुतिकरण कहा जाता है. 8वां प्रश्न, दृश्य साधनों में से किस साधन को शिक्षक का परम मित्र कहा जाता है? उत्तर, श्यामपट्ट को शिक्षक का परम मित्र कहा जाता है. भाषा शिक्षण के संदर्भ में पाठ्यपुस्तक साध्य है या साधन? उत्तर, पाठ्यपुस्तक एक साधन है, साध्य नहीं. 10वां प्रश्न, शब्द शक्ति के आधार पर शब्द के 3 प्रकार कौन से हैं? उत्तर, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना. 11वां प्रश्न, लड़का बाजार जा रहा है, इस पूर्ण वाक्य में पदों का सही क्रम क्या है? उत्तर, हिंदी वाक्य का निश्चित पद क्रम कर्ता, कर्म, क्रिया. तो इसमें बनता है लड़का बाजार जा रहा है, ऐसे होता है. 12वां प्रश्न है, लिखते समय जब कोई शब्द छूट जाता है तो उसे सुधारने के लिए किस किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो हंस पद चिन्ह का प्रयोग किया जाता है. 13वां प्रश्न,
क्षेत्रीय या स्थानीय बोली के प्रभाव से मौखिक अभिव्यक्ति किस प्रकार त्रुटिपूर्ण बन जाती है? एक उदाहरण दीजिए। तो स्थानीय बोली के प्रभाव के कारण छात्र मानक उच्चारण से भटक जाते हैं, जैसे स्कूल को स्कूल, स्टेशन को स्टेशन या विशेष को विशेष बोलता है। 14वां प्रश्न, विश्लेषणात्मक श्रवण के समय शिक्षार्थियों के पास पुस्तक का होना क्यों आवश्यक माना जाता है? उत्तर, ताकि शिक्षार्थी विषय सामग्री को वर्णित तथ्यों पर समीक्षात्मक दृष्टि डाल सके और शब्द के श्रव्य रूप के साथ उसकी वर्तनी का संबंध जोड़ सके। 15वां प्रश्न, वक्ता की वाणी में प्रवाह और ओजस्विता की कमी मौखिक अभिव्यक्ति को कैसा बना देती है? उत्तर, प्रवाह और ओजस्विता के अभाव में मौखिक अभिव्यक्ति पूरी तरह से भावहीन और रसहीन हो जाती है। 16वां प्रश्न, पठन दक्षता को किस शासन व्यवस्था की सफलता का एक महत्वपूर्ण उपकरण माना गया है? उत्तर, पठन दक्षता को जनतंत्र की सफलता का एक महत्वपूर्ण उपकरण माना गया है। 17वां प्रश्न, मौन पठन का मूल्यांकन करने के लिए शिक्षक को किस विधि का सहारा लेना चाहिए? उत्तर, मौन पाठ के बाद प्रश्नोत्तर विधि से पाठ का विचार विश्लेषण करके मूल्यांकन करना चाहिए। 18वां प्रश्न, सृजनात्मक पठन से क्या आशय है? सृजनात्मक पठन से पाठक अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर लेखक के विचारों का मूल्यांकन करते हुए नए दृष्टिकोण और निष्कर्ष की स्थापना करता है। 19वां है, जे मेस्की और जे मेनरो के अनुसार प्रारंभिक स्तर पर तत्परता के लिए वस्तुओं का सही क्रम क्या होना चाहिए? तो जमीन पर उंगली से, शामपट पर खड़िया से और स्लेट पर बत्ती से और तख्ती पर कलम से, अंत में कागज पर पेन से। तो यह सही क्रम है लिखने का। 20वां प्रश्न, जैसा देश वैसा बताना, जैसा देखा वैसा बताना अर्थात किसी वास्तविक घटना या परिस्थिति का आंखों देखा सजीव विवरण प्रस्तुत करना साहित्य की कौन सी विद्या है? तो इसे रिपोर्टाज लेखन, अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द से विकसित कहा जाता है। 21वां प्रश्न, बालकों की कल्पना, निरीक्षण, स्मरण और सृजनात्मक शक्तियों के विकास के लिए लिखित अभिव्यक्ति का कौन सा रूप सबसे उत्तम है? कहानी लेखन। ત્યારબાદ છે भाषा शिक्षण की प्राचीनतम पद्धति में व्यवहारिक ज्ञान के स्थान पर भाषा शास्त्र का शिक्षण साध्य बन जाता है? उत्तर, व्याकरण और अनुवाद पद्धति में। लर्निंग टू स्पीक अ लैंग्वेज इज ऑलवेज बाय फॉर द शॉर्ट रोड, यह प्रसिद्ध कथन किस शिक्षा शास्त्री का है? तो प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री गिब्सन का है। 24वां प्रश्न, आगमन पद्धति में शिक्षण की गति कैसी रहती है? तो इसमें छात्रों की सक्रिय भागीदारी और खोज प्रक्रिया के कारण अधिगम की मंद यानी कि धीमी रहती है। ग्रीन और वर्चेना के अनुसार शिक्षक की सफलता की गारंटी किस योग्यता में छिपी हो सकती है? उत्तर, किसी कहानी या घटना को अच्छी तरह से सुनाने की योग्यता, कथा कथन प्रयुक्ति में। 26वां, कथा कथन प्रयुक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उत्तर, किसी विशेष या शुष्क घटनाओं को मनोरंजक बनाकर पाठ्यपुस्तक के प्रति छात्रों में रुचि और उत्साह जागृत करना। 27वां प्रश्न है, व्याख्या या स्पष्टीकरण करते समय शिक्षक की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो भाषा हमेशा स्वाभाविक, सुबोध तथा शिक्षार्थी के मानसिक स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। 28वां प्रश्न, उत्तर सीमा के आधार पर प्रश्नों के 3 प्रकार कौन से हैं? तो निबंधात्मक, लघुतर और अति लघुतर या वस्तुनिष्ठ। 29वां प्रश्न, प्रश्न पत्र निर्माण से पूर्व बनाए जाने वाले विशिष्ट से त्रिआयामी चार्ट या नक्शे को तकनीकी भाषा में क्या कहते हैं? तो इसे ब्लूप्रिंट कहते हैं या प्रश्न पत्र का नक्शा कहा जाता है। 30वां प्रश्न, विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में प्राप्त अंकों का विश्लेषण किन संदर्भों में किया जाता है? उत्तर, छात्रों की पिछली उपलब्धि, कक्षा की औसत उपलब्धि तथा कक्षा के छात्र के स्थान के आधार पर किया जाता है।
31वां प्रश्न, उत्तर सीमा के आधार पर प्रश्नों को किन किन श्रेणियों में विभाजित किया जाता है? निबंधात्मक, लघुत्तर और अति लघुत्तर या वस्तुनिष्ठ। अब बीजी वखत छे आ प्रश्न આવી ચૂક્યા છે। 32वां प्रश्न, दृश्य साधनों में से किस सर्वसुलभ साधन को शिक्षक का परम मित्र कहा जाता है? तो श्यामपट्ट को शिक्षक का परम मित्र कहा जाता है। 33वां प्रश्न है, सृजनात्मक पठन से क्या आशय है? तो सृजनात्मक पठन से पाठक अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर लेखक के विचारों का मूल्यांकन करते हुए नई कल्पना, नई दृष्टिकोण और नई निष्कर्ष की स्थापना करते हैं। तो આજના વિડીયોમાં આપણે આ 33 પ્રશ્નો એટલે કે એક માર્કમાં જે પૂછાઈ શકે તેવી અહીં આપવાનો પ્રયત્ન કરેલો છે। જો તમને સારો લાગે તો મને અવશ્ય કમેન્ટ કરજો, જેથી કરીને આપણે 2 માર્ક અને 5 માર્કના પ્રશ્નો છે એ વિડીયો છે પણ બનાવી અને આની પીડીએફ જોતી હોય તો પણ તમને મળી જશે। હવે મળીએ આપણે નેક્સ્ટ નવા વિડીયોમાં। ત્યાં સુધી દરેક પરીક્ષાની શુભકામનાઓ।